औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है प्रोग्राम का वो एक आम आदमी की ज़िंदगी से रिलेटेड है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब, जो ड्राइविंग के पेशा से मुंसलिक हैं। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे इनकी जितनी उम्र हो गई है और इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ, किन मुश्किलात का सामना हुआ और कैसे इनकी ज़िंदगी में रंगीन मजाजियाँ आई। इस टॉपिक पे हम आज इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। जी भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मलिक साहब। भट्टी साहब, पहले तो आप हमें ये बता दें कि आपकी अब तक उम्र कितनी है? मेरी जी 56 है। और 56 साल उम्र हो चुकी है आपकी। तो आपने जब से होश संभाला है तब से आप कौन सी फील्ड में रहे हैं? क्या कारोबारी फील्ड में रहे हैं या पढ़ाई की तरफ आपका रुझान रहा है, या फिर जो मुल्की हालात हैं इस वक्त कशीदा सूरत हाल है उनमें आप पजल रहे हैं? कैसे आपने, यानी कि जवानी में, बचपन से जिस वक्त आप जवानी में ऐड हुए हैं उस वक्त की कुछ अपनी दास्तान बताएं, कैसे आपका वक्त गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बचपन में मैं गांव में रहा हूँ। गांव में मैंने मिडिल तलीम हासिल की। उसके बाद मैं पाकिस्तान आर्मी में चला गया। पाकिस्तान आर्मी में सर्विस करने के बाद 2004 में आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। रिटायर होने के बाद अपने इलाके बहावल नगर में आ गया हूँ। बहावल नगर। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी में आप कौन से सन में गए थे? 1980 में आर्मी में गया था और 2004 में मेरी रिटायरमेंट हुई है आर्मी से। अच्छा, तो इस दौरान आपने क्या महसूस किया? आपकी ड्यूटी यानी कि किसी और इलाके में होती थी, बच्चे किसी और इलाके में होते थे, और याद वगैरह आती थी या नहीं आती थी, या कोई जज्बा ऐसा था जिसको आपने अपने सीने में दबाया हुआ था और उसी के बलबूते पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे? मैंने जी जब तीसरी क्लास में पढ़ता था मेजर अजीज़ भट्टी की कहानी पढ़ी थी, तो मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैंने आर्मी में जाना है। तो मेरे वालिदैन ने कहा कि आप आर्मी में ना जाएं, लेकिन मेरे दिल में जज्बा था 1971 वाली कहानी का, जब मेजर अजीज़ भट्टी ने जंग सियालकोट में लड़ी थी। तो उसी जज्बे के तहत मैं आर्मी में गया था और इंशाल्लाह मुकम्मल सर्विस की है मैंने आर्मी में। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने इतनी सर्विस की है, इतनी सर्विस के दौरान आपको जब घर की याद आती थी तब आप क्या करते? घर की याद आती थी, लेकिन जो है फ़ौज को मैंने अपना घर ही समझा हुआ था, क्योंकि नौकरी करनी थी। जब छुट्टी मिलती थी आ जाते थे, वरना जब नहीं मिली है छुट्टी तो फिर वहाँ पे गुजारा किया अपना। इसके अलावा जब छुट्टी मिलती थी आ जाते थे, वरना मैं सपोर्ट में था, मैं गेम भी खेलता था। गेम से निकले किसी कोर्स क्लास में नाम आ गया प्रमोशन के लिए तो मैं उधर चला जाता था। गेम कौन कौन सी आप खेलते थे? किस किस गेम में आप शौक से हिस्सा लेते थे? मेरी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, ये 3 गेमें बड़े शौक से खेलता था। कैसे प्लेयर थे? आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिले, इनामात मिले होंगे, उनकी तफसील बताएं हमारे नाज़रीन को। जो अवार्ड मिले हैं वो तगमे होते हैं जी, और ये कप होते हैं जो कि स्पोर्ट में दिए जाते हैं, वो मेरे पास घर पड़े हुए हैं। कितने अवार्ड होंगे तकरीबन? तकरीबन कोई 9-10 हैं। अच्छा, ये जिस वक्त आपको अवार्ड तमगे मिलते थे उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होती थी? क्या महसूस होता था आपको? बस दिल में जज्बा और ख़ुशी होती थी कि मैं शायद इतने मतलब सोच या जहन में नहीं थी कि जिधर मैं पहुंच गया हूँ। ये अल्लाह ताला का करम था और वालिदैन की दुआएं थी। और जिस वक्त आपका रिटायरमेंट का वक्त करीब आया, जब आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच थी उस वक्त कि अब मेरी सर्विस ख़त्म होने जा रही है? उसके बाद का क्या लाएअमल आपने प्लान तैयार किया था? अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि इतनी सर्विस लांग करने के बाद रिटायरमेंट हुआ हूँ। इरादा यही था कि घर में जाके सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन जब सिविल में आए हैं, फ़ौज का और सिविल दुनिया का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिविल में चक्कर बहुत ज़्यादा है और फ़ौजी ज़िंदगी बहुत आसान और सीधी है। ये तो बात 100% गारंटीड है कि जो सिविल लोग हैं वो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप जब तक ड्यूटी में थे जब तक तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी,
लेकिन अब जिस वक्त आपने सिविलियन में आके ज़िंदगी गुजारना शुरू की है, उसमें आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सिविल में तो मैंने जो देखी है ना कि कोई बंदा जो अपना काम है ना वो करता ही नहीं। और अगर किसी को कोई सरकारी दफ्तर में चला जाता है काम करवाने के लिए, तो जो भी ऑफिसर बैठा है, क्लर्क बैठा है, चपरासी बैठा है, उसकी मन मर्जी है। उनको आप पैसे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, पैसे नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। और माशाल्लाह अभी जो तब्दीली आई है, तब्दीली ने तो मुल्क का वो जैसे कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया है कि जो काम 10 रुपये में होता था या 100 रुपये में होता था, अब वो 1000 रुपये में होता है। जी नाजरीन, जैसा कि आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं भट्टी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा था, जबकि मैंने आपको इनका तारुफ करवाया था एज ड्राइवर लाइफ के वाले से। और ये बात मैं जानता था कि फ़ौजी साहब पहले ड्राइविंग से पहले अपनी ड्यूटी जो है वो पाक फ़ौज में भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। ये जो हमने आम तारुफ करवाया है, जो रूटीन वाइज तारुफ है, वो इसीलिए करवाया गया था कि किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाला जो आम इंसान है, वो इस वक्त जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, प्राइवेसी में ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी, उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो अब हम मोहम्मद हुसैन साहब से सिविलियन ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि इन हालात में इन्होंने जो कुछ महकमाना तौर पे जो मामलात हैं वो तो नाजरीन के सामने रख दिए हैं कि कुछ मामलात इस तरीके से हैं, पाकिस्तान का निज़ाम इस तरीके से चल रहा है। अब हम आएंगे घरेलू ज़िंदगी के बारे में, जो यानी कि घर के मामलात हैं, मसाइल हैं और मुश्किलात हैं इस वक्त, उनके बारे में भी पता करेंगे। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए भट्टी साहब से सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू रखते हैं। भट्टी साहब, आप ये बताएं कि जिस वक्त आप नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए हैं रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद आपने घर का सर्किट चलाने के लिए क्या इकदाम किए हैं? मैं रिटायरमेंट के बाद जब आया हूँ तो अपना सिविल हिसाब किताब मैंने तकरीबन 6 माह देखा है। इसमें देखा है कि स्वाय लोग चक्करबाजियों के, सिर्फ अवाम के जो बंदे हैं, तेज़ तराज हैं, अपने अजीज़ भी हैं, तो वो लूटने के लिए कि फ़ौजी सादा बंदा है, इससे पैसे ले लो, और वादा जो करते हैं कोई टाइम पे कोई पैसे नहीं देता, या जो भी काम है कोई टाइम पे काम नहीं करता। मुश्किलात है कि आगे आपके हाथ में पैसे हैं, कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो आपको चीज़ नहीं मिलती है। आपके पास जिस वक्त आप रिटायर हुए थे उस टाइम आपके पास कितनी अमाउंट थी? तकरीबन 6 लाख थे। तो 6 लाख रुपए का आपने क्या किया? मैंने अपने बेटियों की शादी की है, और एक बेटा बीमार था बड़ा, जो वो लाहौर में फौत हो गया था, मैं लेके गया था उसको, तो कुछ उस पर पैसे मैंने लगा दिए। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बेटा फौत हुआ है। अच्छा, यानी कि इतने, यानी कि आप पे संगीन किस्म के मामलात आ गए, आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, उसकी डेथ भी हो गई, बच्चियों की शादी भी हो गई। 6 लाख रुपए में आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले बहुत आसानी से ये मामलात हल हो चुके होंगे। आप इस वक्त क्या समझते हैं कि अगर आज के दौर में 2021 के दौर में किसी के पास इतनी अमाउंट भी ना हो और ऐसे मसाइल पैदा हो जाएं तो वो क्या करेगा? आज के दौर में तो अगर ये अमाउंट हो तो कुछ भी नहीं है। आजकल जो भी बंदा रिटायर किसी महकमे से आ रहा है तो तकरीबन 18-20 लाख लेके आ रहा है, जिस रैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ। तो बाकी इस दौर में 18 लाख भी कुछ भी नहीं है। उस टाइम हर चीज़ के रेट कम थे, आज रेट उससे 4 गुना ज़्यादा है। जो चीज़ 100 रुपये में थी आज वो 1000 रुपये में मिल रही है। नॉर्मल एक आटे की बात ले लें या घरेलू एशिया चीज़ जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को ले लें, वही दाल चीनी सब्ज़ियाँ जो भी चीज़ है ले लें, वो डबल से डबल हो गई हैं। कि गरीब बंदे की ज़िंदगी तो इतनी मुश्किल है कि अल्लाह जानता है कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। 2 टाइम की रोटी घर में, एक मज़दूर जो मज़दूरी करता है ना, शाम को बड़ी मुश्किल से अपना चूल्हा जलाता है कि वो 2 टाइम का गुजारा कर ले। अल्लाह ताला वो सोचता है दिल में कि सुबह अल्लाह और देगा। तो अभी ज़िंदगी तो समझ ले इस तरह गुजर रही है, लेकिन अल्लाह का हमारे पे शुक्र है कि मेरी पेंशन भी है और मैं अपनी ड्राइविंग कर रहा हूँ। जो गाड़ी मेरी है मैं रेंट पे चला रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा भट्टी साहब, अब हमें आप ये बताएं कि आपको पेंशन भी मिल रही है, आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, आपको रोज़ाना कितनी आमदन हो जाती है पेंशन की, और इसकी अगर मंथली एवरेज निकालें तो रोज़ाना के कितने आपके पास अमाउंट होती है जिससे आप अपना सरकट चलाते हैं? मैं जी रोज़ाना का तकरीबन 1500-2000 के करीब डेली कमा लेता हूँ अपनी गाड़ी पे, और पेंशन मेरी तकरीबन कोई 22,000 है। अच्छा, 1500-2000 रुपए में आपके अखराजात क्या हैं? घर का अपना ज़ाती है, मकान का किराया है, या बिजली के बिल हैं, या यूटिलिटी के बिल हैं, गैस का बिल है? ये अखराजात के बारे में कुछ तफसील बताओ। ये अखराजात घरों के सब के ही हैं, लेकिन जितना को कमाता है उतना ही उसी हिसाब में खर्च करता है। जितना को बड़ा है तो वो बड़ा अपने हिसाब में खर्च करता है, जितना को छोटा है वो अपने, अगर एक बंदा 500 कमा रहा है तो वो 500 के हिसाब से खर्च करेगा, और मैं अगर 1500-2000 कमा रहा हूँ तो मैं उसी हिसाब में अपना खर्च करता हूँ कि मेरा मकान अपना है, बिजली का बिल 1000 से लेके 2000 तक आ जाता है। एक बेटा है जो पढ़ रहा है स्कूल, उसका खर्चा तकरीबन 25 से 30 हज़ार तक जो है मेरा एक मंथ का खर्चा घर का है। अल्लाह का शुक्र है, बाकी गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो फौजी साहब आप ये बताएं कि आप तो 1500-2000 रुपये पेंशन के समेत रोज़ाना के अखराजात आप इजीली निकाल रहे हैं। अब हम आते हैं आम आदमी की ज़िंदगी की तरफ। जो आदमी 500 से 600 रुपये योमिया कमा रहा है और उसके घर में बच्चे भी 3 हैं, मकान भी किराए का है, तो गैस वगैरह के भी मामलात हैं, आटा घी चीनी भी है, वो इन मामलात को कैसे हैंडल कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है जी। 500-600 में तो नॉर्मल एक जो है ना घर का चूल्हा जलता है। गैस का या बिजली के बिल भरने ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल बंदे का खर्चा है। तो जो इनके घर गैस लगी हुई है, बिजली है, एसी लगे हुए हैं, उनके तो खर्चे बहुत है। वो तो बेचारा सिर्फ 500-600 वाला गुजारा कर रहा है कि आज शाम को खा ली, सुबह अल्लाह और देगा। ये तो ऐसे गुजर रहा है, बाकी तो कोई गुजारा नहीं है। इसके बाद की जो सूरत हाल है, हम ये देख रहे हैं कि जो निज़ाम चल रहा है, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है, ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हालात में गुजर रही है। तो हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए जिससे आम आदमी की ज़िंदगी पुरसकून हो सके? हुकूमत का काम है जी, नीचे वाले जो गरीब लोग हैं ना, इनके बारे में सोचिए। जो छोटे मुलाजम हैं इनके बारे में सोचिए। जो प्राइवेट लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों वाले उनको पूरी तनख्वाह नहीं देते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। आप टावर चेक कर लें, आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं, वो 8000 से 10,000 तनख्वाह देते हैं, जबकि गवर्नमेंट का ऐलान है एक मज़दूर की तनख्वाह 18,000 हो। लेकिन वो 5 या 8-10 हज़ार से अपना गुजारा कर रहा है बड़ी मुश्किल से। क्यों? वो देते ही नहीं लोग, मन मर्जी है उनकी। हुकूमत में कोई मुझे बता दे ना, कोई वज़ीर है, MNA है या वज़ीर आज़म है, उसका काम है इन चीज़ों को चेक करना। कोई बंदा बता दे कि किसी जगह पे जाके किसी ने चेक किया हो कि इस गार्ड ने कितनी तनख्वाह ली है, इसकी कितनी होनी चाहिए, ये किसी ने कभी कुछ चेक की है? ये जो ऊपर बैठे हैं अफसर अपने दफ्तरों में, इनका काम है ये चीज़ें चेक करना। तो ये चेक करें चीज़ें, लेकिन बैठे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, अपनी मिल रही है। गरीब आदमी की ज़िंदगी इस दौर में बहुत मुश्किल है। अच्छा चलें, ये तो आम रूटीन का काम हो गया। अब जैसा कि ये चीज़ सामने आ रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया गया है, इसमें जो मज़दूर किस्म के तबका लोग थे उन्हें इस टाइम कारोबार से मुश्किलात हो चुकी हैं और बहुत यानी कि संगीन सूरत हाल है। पहले तो चलो लॉकडाउन जिस टाइम लगा था उस टाइम हुकूमत की जानिब से कुछ स्कीमें आ गई थी, फंड्स आ गए थे। अब इस बार जो लॉकडाउन है इसमें तो ऐसे भी कुछ मामलात नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कैसे ज़िंदगी का गुज़र बसर होगा? लोगों के घर के चूल्हे कैसे जलते रहेंगे, कैसे बच्चों के लिए रोटियां पूरी होंगी? इसके बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। मलिक साहब, आजकल जो लॉकडाउन लगा है ना, इसमें तो गरीब आदमी को वैसे भूखा मर रहा है, वैसे ही तो हुकूमत को मार देना चाहिए। वैसे तो भूखा मार ही रहा है कि जब एक बंदे का कारोबार, एक बंदा मजदूरी करने जाता है, आगे उसको मजदूरी नहीं मिलती है, उसकी कोई और ज़राए आमदन नहीं है, तो वो क्या करेगा?
ये हुकूमत के लिए क्या वो दुआ देगा? हुकूमत ने जैसे गरीबों के लिए पहले 12-12 हज़ार फंड दिया था, ये लोगों के पास आए, आके देखें कि चौक में कितने मज़दूर खड़े होते हैं, क्या इनकी क्या अपनी घर की जगह है, या इनके शाम को चूल्हे कैसे जलते हैं? किसी ने कभी ये चेक किया? मन मर्जी की जैसे लिस्टें किसी ने बना दी और दे दी, उसी हिसाब में गवर्नमेंट ने ऊपर जो बैठे हैं वो ओके कर देते हैं, फलां को दे दो, फलां को। किसी ने किसी का घर देखा जाके? मैं हज़ारों बंदे आपको दिखाता हूँ, हज़ारों बेवा दिखाता हूँ जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है इस दौर में। पता नहीं वो हमसाए उनको दे देते हैं, कोई और लोग हैं जो उनको आटा राशन दे देते हैं। लोगों की ज़िंदगी अब बहुत मुश्किल है इस लॉकडाउन में। तो गवर्नमेंट को लॉकडाउन सोच समझ के करना चाहिए। अगर करती है तो जाके महल्लों में चेक करें कि जिनके घर में राशन ही नहीं है तो वो कैसे गुजारा करेंगे। किसी ने जाके चेक किया किसी महल्ले में? कोई वज़ीर, MP, MN बता दे मुझे, कोई गया हो? अपने भावलनगर की मैं मिसाल देता हूँ, हमारे MP है राणा रऊफ साहब हैं, बता दे किसी महल्ले में गए हैं, जाकर देखा कि इधर इतने गरीब रहते हैं, किसी का जाके किसी ने देखा, किसी को पूछा कि इनको कुछ मिला है खाने को, या गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है इनको मजदूरी मिल रही है, कोई काम मिल रहा है? बड़ी मुश्किल से, बल्कि गवर्नमेंट को बददुआएं दे रहे हैं ये लोग। अभी क्या करें, बददुआएं ना दे तो और क्या करेंगे ये लोग। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन भट्टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। अपने नाजरीन को यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसमें भट्टी साहब ने जैसे हालात व वाक़यात बताए हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस वक्त रोटी से भी बहुत परेशान हैं और बहुत संगीन सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। तो इस मौके पर आगे रमज़ानुल मुबारक भी है, ईद भी आ रही है, तो लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है। तो हमारी आप तमाम देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने आस पास में नज़र रखें, अपने जो गरीब गुरबा घराने हैं उनकी इस तरीके से मदद की जाए जैसा कि आप मदद कर रहे हैं, और साथ बनी दीवार को भी इस चीज़ का इल्म ना हो कि हमारी किसी ने इमदाद की है। उन लोगों में एहसास कमतरी भी पैदा ना हो कि जी कोई लोग, यानी कि काफ़ी लोग इमदाद करते दफ़ा फ़ोटो सेशन भी करते हैं, मूवीज़ बनाते हैं और बाद में अपनी तशहीर के लिए उन्हें सोशल मीडिया नेटवर्क पे अपलोड करते हैं। तो मेरी आप तमाम देखने वालों से यह गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप अपने आसपास पे नज़र रखें, गरीब गुरबा पे नज़र रखें, उनकी हस्बे तौफीक इमदाद करें। और जो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि इमदाद करते हुए तस्वीर लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं या सोशल मीडिया पे तशहीर करके जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी तज़हीक करते हैं, ऐसे काम से गुरेज करें। आइंदा एक नए प्रोग्राम और नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।